बहुत बार मेरी लिटरली फाइट हो गई है फिल्म मेकर से, और ये एक नेटवर्क है। एक को आपने ना कहा तो दूसरे ने बोला अच्छा हम भी नहीं लेंगे अपने प्रोजेक्ट। तीसरा के पहले कि वो मना करे मैं ही मना कर देता। और देयर इज द ग्रुपिज्म, दैट इज द कैंपेन। कितने सारे एक्टर्स जो टॉप के, जिसको कहते हैं ना A+ फिल्में कर रहे हैं, उनको तमीज की हिंदी बोलनी नहीं आती है। फिर आप बताएं हमें कि उनको क्यों मिलता है ये फिल्म, जबकि हम थिएटर बैकग्राउंड से आ रहे हैं। इस फिल्म से हटा दिया गया है, वो फिल्म उसको दे दी गई है, मुझसे बात किया था और कुछ लोगों ने मुझे बोला अरे तुमने तो एक्टिंग करना छोड़ दिया, अब तुम थिएटर करती हो। इसका क्या मतलब है? और ये मैं आपको बता दूं, और अगर इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि तुम एक लो डिप्रेशन में तो रहते ही हो जब तुम्हारे हाथ से ऐसे फिल्में चली जाती है और तुम्हें पता ही नहीं क्यों चली गई। तो आप प्लीज बहुत स्ट्रांग रहिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए, वही इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फाइट इट एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज लाइव। हमारे साथ है नीतू चंद्रा। नीतू चंद्रा जो फिल्म जगत में आई हैं बिहार से, कमर्शियल फिल्मों में पहली महिला है। लेकिन इनका सफर जो है वो बिहार की राजधानी पटना से शुरू होता है, देश की राजधानी दिल्ली जाती है, फिर वो माया नगरी मुंबई जाती है। यहां तक वो ठहरती नहीं है, यहां के बाद वो फिर साउथ इंडिया की ओर रुख करती है और यहां भी नहीं ठहरती है। यहां के बाद सीधे वो 7 समंदर पार लॉस एंजल्स चली जाती है। तो ये जो हमारी खूबसूरत परी है बिहार की, नीतू चंद्रा, उनसे सवाल पूछते हैं। दरअसल बात इस करना जरूरी है क्योंकि बिहार में एक गजब एक हादसा हो गया मुंबई में, और जो हमारे बिहार के थे सुशांत सिंह राजपूत, उनको लेकर जो घटनाएं को लेकर के जो बातचीत हो रही थी, सीबीआई जांच की इंक्वायरी की भी बात हो रही थी। तो आखिर क्या हुआ, नीतू चंद्रा से जानेंगे कि क्या उनका कभी उनसे परिचय हुआ था, और अगर परिचय हुआ था तो उनके बारे में क्या राय थी उनकी, या इंडस्ट्री में लोग क्या बातें करते थे, और आपको क्या लगता है कि ये जो दुखद घटना हुई उसके पीछे क्या वजह रही होगी। नीतू। सबको नमस्ते, प्रणाम। और हमको बहुत खुशी है कि आज एबीपी के थ्रू बिहार के, खासकर बिहार के सारे लोगों से बात कर पा रहे हैं और दुनिया जहान के। सुशांत से मेरा बहुत अच्छा एक बिहारी नाता था। जब भी हम मिले हैं हमने सत्तू चोखा और साथ में लिट्टी खाने की बातें की हैं। बिहार से आके बिहार के लिए कुछ कुछ करने की बात की है कि क्या कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। और हमेशा एक बहुत ही वार्म फीलिंग के, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत सारे सपनों के साथ सुशांत हमेशा बाहर आए, सामने आए हैं। और हमेशा एक प्लान रहता था, और बकेट लिस्ट तो आप लोगों ने देखी होगी सुशांत की। सो आई थिंक बहुत ही, जैसे हम सब बिहारी बहुत ही सिंपल होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं, और जिस भी मुकाम पे जाते हैं, जिस भी जगह पे हम काम करते हैं, वहाँ अपनी बेस्ट देते हैं और एक बहुत अच्छा नाम बनाते हैं, जैसे सुशांत ने बनाया था। तो आई थिंक सुशांत ने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे बहुत गर्व है कि मेरा दोस्त है, और हमेशा उसकी यादें हमेशा एक थॉट प्रोसेस में रहेंगी। और गर्व की बात है कि बिहार से। क्या व्यक्तिगत बातें उसने कभी शेयर की थी? कुछ वो बातें उनकी जो सुपर नेचुरल की बातें होती थी, एस्ट्रोफिजिक्स की बातें होती थी, अभी हाल में एक वीडियो भी आया है, स्पिरिट्स के बारे में भी उनकी बातचीत होती थी। क्या वो फिल्मों से अलग भी कुछ बातें करते थे? एक फिल्म आने वाली थी उनकी संजय पूरन सिंह चौहान के साथ, जिसमें वो नासा के लिए तैयारी कर रहे, 7 समुंदर पार की एक ऐसी स्टोरी थी जो जिसमें वो हमेशा एक प्रिपरेशन में रहते थे, एक डिफरेंट वर्ल्ड में रहते थे। और संजय पूरन सिंह चौहान एक नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर हैं जिनके साथ ये प्रिपरेशन होती थी। और अक्सर मुझे लगता था कि ना वो एक शांत एक ड्रीम दुनिया में रहता था, जहाँ पे वो अपनी ही चीजें बनाता था और अपनी ही एक अलग कहानी लिखता था। लेकिन व्यक्तिगत तरीके से पर्सनली मैं उससे ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं मैंने किया है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज की हैं उसके साथ। लेकिन लोग जो कह रहे हैं उनके बारे में कि उनके ऊपर काफी दबाव था और काफी नेगेटिविटी थी आसपास में, और लोग उनकी बुराई करते थे, उनके हाथों से फिल्में छिन गई थी जिस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। क्या ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में कभी आई, या कभी आपको लगा कि अगर आप चारों तरफ से घिर गई हैं तो उसका मुकाबला कैसे करें? हाँ, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे आई हैं, और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही किसी
फीमेल एक्टर को बोलते सुना था कि जिस इंडस्ट्री ने तुम्हें ब्रेड एंड बटर दिया है उसके बारे में इस अपॉर्चुनिटी के साथ कोई और फीमेल एक्टर बात कर रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसी इंडस्ट्री ने तुम्हारा ब्रेड एंड बटर छीना भी है। ऐसा नहीं है कि आप आपको रेगुलर काम मिलता जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेड बटर मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स मेरे जैसे जो कंटिन्यूअसली बड़े बड़े काम करते रहे हैं और उन सब कामों को मना करते रहे हैं जो तुमने नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है और मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ इस काम को करने के लिए, तो मैं दुनिया को कैसे कन्विंस करूंगी। जैसे ही आप मना करते हैं तो ईगोइस्टिक वे में आपको उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है या आने वाले उनके 10 प्रोजेक्ट्स को निकाल दिया जाता है। और ये एक नेटवर्क है, एक को आपने ना कहा तो उसने बोला मेरे प्रोजेक्ट को ना बोला है, तो दूसरे ने बोला अच्छा हम भी नहीं लेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तीसरा कोई और बड़ा बिकॉज ऑन द हायर लेवल एवरीबडी नोज ईच अदर। बोले अच्छा तुमने ऐसा तुमको मना कर दिया तो मेरा भी शायद मना कर दिया, इसके पहले कि वो मना करे मैं ही मना कर देता। ऐसे करते 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 मुझे 6 फिल्मों से हटाया गया है, साइन करने के बाद और एक फिल्म में तो पासपोर्ट में ठप्पा लगने के बाद। लेकिन बात यह है ना कि आप करेंगे तो भी क्या करेंगे, पीपल टोटली नेग्लेक्ट यू। अगर आपकी फिल्में नहीं आ रही हैं तो आपको ऐसा मजबूर कर दिया जाता है कि यू फील लो, यू फील डिप्रेस, यू से अरे कुछ नहीं होएगा। और ये सिर्फ उस लेवल की बात नहीं है, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स होते हैं जो वो कहेंगे कि अरे नहीं वो तो उस फैमिली से आते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा आर्मी आता है। तुम अपने टैलेंट को सिर्फ लेकर आते हो तो तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं आता है, तो ऑब्वियसली वेट उसको चला जाता है। सो इस तरह की बातों से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ लाइफ में, और थैंकफुली मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि ना तुम्हें सपोर्ट मिल जाता है एक तरह से। लेकिन एक नहीं तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा आपसे कि आप जब फिल्मों में आई थी उसके पहले आप ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट का खिताब हासिल किया था, तो जब फिल्मों में आई तो गरम मसाला में आप आई, अच्छा नाम हुआ, फिर उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल में आप आई, वहां भी आपको शोहरत मिली और लोगों ने तवज्जो दिया, आपकी काबिलियत को सराहा था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या अचानक हुआ, जो आप बीच में जिक्र कर रही थी बहुत सारी फिल्में आपके हाथ से ले ली गई, क्या वजह आप देखती हैं कि आपके करियर में जिस मकाम पर आप जिस तेजी से बढ़ रही थी वहां पर एक स्टेलमेट आ गया, वहां पर आपको स्थिरता आ गई? काफी सारी फिल्में करने के बाद एक टाइम पे ऐसा हुआ कि जब मेरे फादर कैंसर से उनका डेथ हो गया था, तो उसके बाद ये 7-8 साल पहले की बात है और अराउंड 10 इयर्स की बात है जब हुआ। तो फिर जब मैं उनसे मिलने गई, बात करने गई, लोगों से बात करी गई, तो वो एक ऐसे सिचुएशन में आ गई थी कि उस प्लेटर पे 2 लोग फाइनल हो रहे थे, या तो मैं या कोई ऐसा जो एक लिटरली एक बैकग्राउंड से आता है। एंड बहुत बार मेरी लिटरली फाइट हो गई है फिल्म मेकर से कि मैं क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं कोई एक्शन फिल्म करना है और कोई एक्टर, फीमेल एक्टर अगर जाके न्यूयॉर्क में, एलए में 3 महीना, 10 महीना, 1 साल भी, 1 साल तो कोई करता नहीं था, 3 महीना या मैक्सिमम 4 महीने को ट्रेनिंग करके आके एक्शन फिल्में कर रहा है। और जब मैं 15 साल से स्कूल से एकदम छोटे से मार्शल आर्ट्स कर रही हूँ, तो मैं आई विल पुट माई फुट डाउन सेइंग कि लेकिन ये तो स्किल्ड मैं हूँ, इससे ट्रेनिंग तो मेरी है, तो आप मुझे क्यों नहीं कास्ट कर रहे? लेकिन पता चलेगा कि जो दूसरा बंदा है वो एक बैकग्राउंड से आता है, तो तुम्हें उस लेवल पे कास्टिंग तुम्हें नहीं की गई। एंड ऐसे 3-4 बार ऐसा हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास बहुत सारी फिल्में आ रही थी जो मुझे लगता था ये इसमें मैं क्या करूंगी, ये तो रोम कॉम है, डबल मीनिंग वाली, इसमें तो कोई भी कर सकता है ये, तो मैं क्यों करूँ इसको? क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ज्यादा ट्रेन कर चुके हैं, थिएटर कर चुके हैं, तुम्हारी जुबान साफ है, तुम्हारी हिंदी अच्छी है, तुम्हारे नेशनल अवार्डेड फिल्म के बैकग्राउंड से तुम आ रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल नेशनल अवार्ड, ओए लक्की लक्की नेशनल अवार्ड, राणा अमिताभ बच्चन के साथ, 13 बी माधवन के साथ। तो ऐसे आप देखिएगा तो काफी फिल्में हैं, अपार्टमेंट मैंने किया जगमोहन मुंद्रा के साथ। तो ऐसी फिल्में करते रहे, तो तुम्हें ना जब तुम्हें इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स की आदत है ना, फिर तुम ऐसी चीजें नहीं करना चाहते हो जो तुम्हें तुमको वर्थ नहीं लगता। तो जब वर्थ फिल्मों जो है तो तुम्हें लगेगा कि अरे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, फिल्में वर्थ फिल्मों से मतलब आपका मकसद है ग्रेड ए, ग्रेड बी,
जो ग्रेड की बात हो रही है, कंगना रनौत ने भी जिक्र किया है उसका, क्या ग्रेड में आने की फिल्मों की वजह से ऐसा होता है कि आप सिलेक्ट नहीं कर पाती हैं? नहीं, ए ग्रेड या बी ग्रेड फिल्म तो जब तक वो बन नहीं जाए नहीं पता चलता आपको किस ग्रेड की फिल्म आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी ऐसे आप देखेंगे रोम कॉम बनाते हैं जो डबल मीनिंग होते हैं, हंसी मजाक में निकल जाते हैं, तो आप उस फिल्म को क्या बोलेंगे? आप नहीं बोल सकते ऐसा। लेकिन द थिंग इज कि एक टाइम के बाद तुम्हें चूज करना पड़ता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या है, तुम किससे कनेक्ट करते हो, तुम्हारा वर्ड क्या है, तुम ऐसे पेड़ के जाओ तो डांस करते करते फिल्में करना चाहते हो, या तुम थिएटर बैकग्राउंड से आ रहे हो तो तुम्हें वैसी वर्ड वाली फिल्में चाहिए जिसमें तुम्हारा एक इमेज हो, एक प्रेजेंटेशन हो। तो इतनी सारी अच्छी चीजें करने के बाद मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने उसको बोला कि नहीं। मैंने बहुत बार हाथ जोड़ जोड़ के नहीं कहा है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ही फ्रेजाइल ईगोज होते हैं। आपने एक बार मना कर दिया, आपको पूरी जिंदगी फिल्म नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मना कर दिया है। और आपको और इस इंडस्ट्री में जब लोग आउटसाइडर होते हैं तो वो तुम्हारा करियर चलाते हैं, ना कि तुम कुछ बोल सकते हो। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे हाथ से ऐसे फिल्में चलती जाती गई। जैसे एक फिल्म था मुझे याद है जिसमें एक्शन फिल्म था, और जिसमें जो सेकेंड लीड था वो मुझे ऑफर हुआ, जबकि मेन जो लीड था वो उसमें मैं टोटली फीमेल ओरिएंटेड एक्शन मूवी था, उसमें मैं टोटली फिट होती थी, सब कुछ मेरे पास था। लेकिन मुझे ऐसा कैरेक्टर दिया जा रहा था जो जिसमें वो लड़की मुझे बचा रही है पूरी फिल्म में। मैंने सोचा मेरा तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा अगर मैंने ये फिल्म कर लिया तो, बिकॉज मैं 15 साल 18 साल से ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट हूँ, इंडिया रिप्रेजेंट किया 3 बार, तो ये तो मुझे आंख बंद करके मुझे ये फिल्म मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैंने डायरेक्टर को भी बोल दिया, फिल्म मेकर को बोल दिया कि ये तो बहुत ही गलत बात है। और लेकिन यहाँ गलत और सही नहीं होता, यहाँ पे होता है कि आपको जैसे कि दूसरे ए ग्रेड बी ग्रेड की बात हो रही है, तुम्हें ऐसा मेंटली बोल दिया जाता है ना, अरे बहुत साल हो गया है। अभी किसी एक डायरेक्टर ने जो मेरे वो काफी इंडस्ट्री में पढ़े हैं, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि अरे अब तो बहुत दिन हो गया है, तुम्हारा इतना गैप भी हो गया है। तो और कुछ लोगों ने मुझे बोला अरे तुमने तो एक्टिंग करना छोड़ दिया, अब तुम थिएटर करती हो। इसका क्या मतलब है? तुम थिएटर मतलब करती वो हो। लोग आपको ऑफर कर रहे थे कि आप बी ग्रेड की फिल्में करें, मतलब नहीं, वो बी ग्रेड डायरेक्टर्स ये आपको ऑफर कर रहे थे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मतलब मैं आप बहुत लंबा गैप हो गया है तो अब आप ठहराव से आ गया है तो आप किसी और दिशा में आप जाए? नहीं नहीं, ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। बी ग्रेड ए ग्रेड जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। स्क्रिप्ट जब जैसी भी होती है उसके हिसाब से क्या आप मकसद था चूज उनका करते कहने का हैं। कि आप उनके लंबे कहने समय का आपके फिल्म में? उनके कहने का मतलब कि बहुत बहुत गैप हो गया नीतू, अब तुम एक्टिंग तो तुमने ऑलमोस्ट छोड़ दिया, तुम थिएटर करती हो। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि तुमने एक्टिंग छोड़ दिया है या कहना कि तुमने बॉलीवुड में फिल्म करना छोड़ दिया है। ये भी सच नहीं था, क्योंकि मेरी दो फिल्में रेडी हैं रिलीज के लिए। अब एज एन एक्टर मेरा काम है काम करना, मेरा काम नहीं है ये रिलीज। भी टॉर्चर होता है, लगता है कि ये सब बातें जो है टॉर्चर करती हैं, तनाव देता है? बहुत ज्यादा ये टॉर्चरस बातें हैं जब तुम्हें बोला जाता है अरे तुम्हारी तो फिल्म ही नहीं आई है इतने दिन से, अब तो तुमको ना ऐसा करो तुम कैरेक्टर रोल कर लो। लेकिन मेरी फिल्में मैंने तो किया है, वो रिलीज नहीं हुई। जैसे 2 फिल्में हैं मेरी, एक का नाम है भगवान भरोसे भारत जो रणदीप हुडा के साथ है, और वो नहीं आई। एक दूसरी फिल्म है शूटर, उसमें श्री शेट्टी सर है, परेश रावल जी है, ये भी नहीं आई। मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन चूंकि वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो आपने कहा कि अरे तुम्हारी तो फिल्म ही नहीं आई है। और फिर मैं एलए में जाके काम कर रही थी, मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी जिसको जो बिहार की पहली नेशनल अवार्ड फिल्म है। मैं इसी पर आना चाह रहा था कि आपने रुख किया था बिहार का, और बिहार में भोजपुरी फिल्मों की सूरत को बदलने की कोशिश की आपने। बिल्कुल जो भोजपुरी फिल्मों के बारे में एक जो बना बनाया सा एक रेपुटेशन बन गया है कि यहाँ पर सिर्फ अश्लीलता और फुहरता ही फैलाया जाता है, इसको बदलने की कोशिश की। आप बॉलीवुड से यहाँ पर भोजपुर में पहुंची, जिसको कहते हैं भोजपुरी फिल्मों में, लेकिन आपको यहाँ भी कोई खास सफलता दिख नहीं रही है। आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा हो गया है आपके करियर में जिसमें आप समझ नहीं पा रही हैं कि आपको किधर जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। आई विल टेल यू प्राची, बात ये है कि जब आप बॉलीवुड में आते हैं और आप वैसी फिल्में करना चाहते हैं जो तुम्हें लगता है कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये ऐसा होना चाहिए वैसा, तो आपके पीछे जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी चारों तरफ स्टोरी लिख दी जाती है और वो स्क्रिप्ट आप करना चाहते हैं तो आप नहीं करेंगे। मैंने ठीक है, मुझे फालतू फिल्में नहीं करनी है, जो फिल्में जो मेरे लिए अच्छी है वो मैं चूज करूंगी, और इसीलिए तुम वो फिल्में नहीं करते हो। जब आप अपने अपने मातृभाषा और अपने जन्मभूमि और वापस बिहार को मेरी जरूरत है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि भोजपुरी में जैसी लिटरली सॉफ्ट फॉन्ट डबल मीनिंग काइंड ऑफ फिल्में बनती रही, तो मैंने सोचा ये फिल्में कहाँ बनती हैं,
कौन है ये इनको मैंने कभी देखा नहीं है। मैं तो बचपन से नॉटर डेम में पढ़ के पटना में बड़ी हुई हूँ। मेरे भाई डॉन बॉस्को, सेंट माइकल्स और सेंट्रल स्कूल ऐसे में पढ़े हुए हैं। मैंने तो ऐसे लड़के लड़कियों को देखा ही नहीं है। लेकिन मेरा भाई नितिन चंद्रा, जिन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया और टोरंटो फिल्म स्कूल, और दिवाकर बैनर्जी, तनुजा चंद्रा, उसने मुझे मेरे दिमाग में ये बात डाला कि तुम देखो या ना देखो, दिखाते तो तुम्हारे बारे में ही है। और ये सच है। इससे क्या हुआ कि छवि हमारी बाहर बदलने लगी। तो चंपारण टॉकीज करके हमने प्रोडक्शन हाउस खोला और नितिन ने अपना करियर दांव में लगा दिया। वो हिंदी फिल्में आराम से कर सकता था, लेकिन उसने भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बचिका का हमने प्लेज लिया कि हम अच्छी फिल्में बनाएंगे, छोटे बच्चे से एल्डर्स, फैमिली मेंबर साथ में देख सकते हैं। लेकिन क्या उससे सफलता मिल पाई? जब हमने देसवा बनाया और हम आके बिहार में हमने प्रमोशन किया, तो हमें रियलाइज हुआ कि बिहार में इतने थिएटर ही नहीं है कि उसको रिलीज करके हम उसको प्रमोट कर सके। और जो थिएटर जो हिंदी चलाते हैं, वो ए ग्रेड जो आप कह रहे हैं ना कि हाँ शाहरुख खान की फिल्म और सलमान खान की फिल्म वही चला रहे थे। उस वक्त विद्या बालन की एक फिल्म आई थी, क्या नाम है उसका, उलाला जो गाना है, मैं भूल गई एकदम, सॉरी दिमाग से निकल गया। जो वो फिल्म थी, आपको याद होगा शायद। तो जब वो गाना, वो फिल्म आई थी ना, तो उस वक्त देसवा आया था। और मुझे याद है कि देसवा एक दिन सिल्क देसवा, स्मिता पर फिल्म बनी थी वो, राइट राइट उसके राइट जिंदगी, राइट। तो जब वो फिल्म आई थी, साउथ इंडियन। हाँ करेक्ट। तो मुझे याद है कि देसवा एलिफिस्टन में लगी थी। एक दिन में देसवा को हटा दिया गया था और वो फिल्म को लगा दिया गया था। तो जब आप अपने ही लोग से लड़ रहे हैं इस बार में कि हमारे अच्छी फिल्म जो देसवा 37 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई है। आपको बता दूं कि इंडियन पैनोरमा इफी गोवा में 54 इयर्स के बाद एक भोजपुरी फिल्म सेलेक्ट हुई है, उसका नाम देसवा है। और उस फिल्म को एक दिन में एलिफेस्टन से निकाल दिया गया था। तो अब मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। कमिंग बैक टू बॉलीवुड, आई केप्ट फाइटिंग। मैं फाइट करती रही क्योंकि मेरा एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है। लेकिन आज के टाइम में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कितने बार डिप्रेशन से जाके निकलती रही हूँ क्योंकि एक प्रेशर आ जाता है, अरे तुम्हारी फिल्में नहीं आ रही। उसी तरह से लोग तुम्हें ट्रीट भी करेंगे। आप किसी अवार्ड फंक्शन में चले जाइए, लोग चेहरा देखेंगे कि ओह अच्छा, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसकी कोई फिल्में नहीं आ रही हैं, ओह अच्छा, ये शी इज एन आउटसाइडर। तो तुम्हें ट्रीटमेंट भी वैसे ही मिलेगा। यू आर नॉट ट्रीटेड वेल। जो कंगना कह रही थी वो बिल्कुल सही है कि वो ट्रीटेड वेल नहीं है होते हैं। हम लोग छोटे जगह से आते हैं ना, तो खास हम तौर से जो आवाज उठाते हैं वो लोग, उनके खिलाफ में एक माहौल तैयार कर अब दिया जाता देखिए, है। अब एक दो चीज बताती हूँ आपको। हम छोटी जगह से आते हैं ना, तो हमको पैसे से ज्यादा रिस्पेक्ट, हमारी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। हमको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। हमसे कुछ टू तराक करके बात कर लिया, खराब बात कर लिया, तुम्हें नीचा देख लिया, हम कभी बात नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते, इसलिए हम नहीं चाहते। अब सब कह रहे हैं अरे किसी का डेथ पे, ऐसी सिचुएशन पे आप ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग, खासकर प्रेस मीडिया की तवज्जो हमारी तरफ हुई है। अगर यही बात पहले कह रहे होते तो कोई नहीं सुन रहा होता, कोई नहीं सुन रहा होता। नहीं, लेकिन आज के जो टाइम पे दर्दनाक घटना हुई है, क्या आप नीतू ऐसे दौर से गुजरी हैं, आप बता रही हैं, क्या आपके भी मन में कभी ख्याल आया कि जैसे सुशांत ने खुदकुशी कर ली, ऐसा कुछ कर लें, इससे परेशान हो गई थी आप? आई टेल यू, आई थिंक बिहार की एक ही लड़की हूँ जो मैं आकर बॉलीवुड में मैंने फाइट किया। अगर आपको कोई और पता है तो मुझे बता दीजिए। ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं, भाई मैं ही हूँ। तो मेरे साथ ना ऐसा था कि हम अपने करियर से लड़ रहे थे और अपनी इमेज से लड़ रहे थे। और हमेशा उनको ऐसा लगता था कि हमारी इंग्लिश खराब होगी, हमें कपड़े पहनने का ढंग नहीं होएगा, हम एक्सपोज नहीं है दुनिया से, यू हैव टू एक्सप्लोर योर वर्ल्ड, यू कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे तुम्हारे हो सकता है यू डोंट नो हाउ टू बिहेव योरसेल्फ। एक तरह का एक इमेज बन जाता है एंड यू आर ऑलवेज फाइटिंग विद दैट। तो एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि इस फिल्म से हटा दिया गया है, वो फिल्म उसको दे दी गई है, मुझसे बात किया था। कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर्स भी ऐसा करते हैं कि वो अपने, जो उनकी कैंपिंग की लड़कियां होती हैं या अपने उनके इन्फ्लुएंस की लड़कियां होती हैं, जो बॉलीवुड के इंडस्ट्री के, वो उनको बुलाते रहते हैं। अब मेरे लेवल पे कास्टिंग डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टर्स, मैंने 9 नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स के साथ काम किया, हिंदी और साउथ दोनों मिलाकर। और बड़े बड़े प्रियदर्शन हो, मधुर भंडारकर, दिवाकर बैनर्जी, राम गोपाल वर्मा, अजनीस बजमी, तिरु, विक्रम के कुमार, शेखर कमला, आप नाम लीजिए, और इसमें सब नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स हैं। तो मेरे लेवल पे वो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम देम। लेकिन ये कास्टिंग डायरेक्टर्स भी बहुत बार ट्रबल कर देते हैं आउटसाइडर्स के लिए। और ये इतना इम्पैक्ट चलिए। आता है, इम्पैक्ट इतना आता है
कि तुम लो फील करने लगते हो एक लेवल पे। और एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, क्यों कर रही हूँ ये, मतलब तुम अकेले फाइट कर रहे हो और ओनली थिंग इज कि तुम अपना इंटेग्रिटी बचाने के लिए खड़े होकर स्माइल कर रहे हो, जबकि एक तरफ से तुम्हें बोला जा रहा है आई एम रियली सॉरी नीतू, यू नो अभी वो आ गई, द मेकर ने ना वो प्रपोजल दे दिया और वो उसका उनके फादर का फोन आ गया, तो यू नो वी कैन नॉट से नो टू हर, ओके सर, एंड वी विल स्माइल एंड से नहीं हम समझते हैं, लेकिन अंदर जो दुख और जो तकलीफ, जो तुमने एक सपना बुना था, हाँ सपना बुना था, वो टूट जाता है और तुम्हारे पास, तुम हेल्पलेस हो जाते हो, क्योंकि उसके लिए तो बोलने के लिए पूरी लिटरली आर्मी खड़ी है तुम्हारे से बोलने के लिए, तुम्हारा भाई या माँ भी उस पोजीशन में नहीं है कि कुछ बोले तो फर्क पड़ने वाला। ये चकाचौंध की दुनिया में है और इसमें हर कोई किसी न किसी तरह से चेहरे के नकाब ओढ़े रहता है, ये सामने दिखता है, चाहे आप स्माइल करें या फिर दूसरे किसी को क्रिटिसाइज करें। पर सच्चाई ये है कि ये बड़ी बेरहम दुनिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बड़ी बेरहम दुनिया है, और शेखर सुमन ने भी एबीपी न्यूज से हमारे इस इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ गैंगिज्म चलता है। आपको लगता है कि ये दोनों बातें सही हैं? बिल्कुल, मेरे सीनियर्स हैं दोनों और मैं टोटली एग्री करती हूँ, गैंगिज्म भी चलता है और बहुत ही क्रूअल है ये दुनिया। और जो एक्टर्स बोलते हैं ना कि हमारा ब्रेड एंड बटर है, हाँ होगा ब्रेड एंड बटर उनको जरूर मिला होगा, क्योंकि उनकी भी एक कैंपिंग या लॉबी होगी, लेकिन मेरे से तो मेरी ब्रेड एंड बटर इन लोगों ने छीन ली। और ये मैं आपको बता दूं, और अगर इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि तुम एक लो डिप्रेशन में तो रहते ही हो जब तुम्हारे हाथ से ऐसे फिल्में चली जाती है और तुम्हें पता ही नहीं क्यों चली गई। और मेरे हाथ से बड़े बड़े स्टार्स के, और जो भी मेरे बात ये सुनेंगे वो मानेंगे इस बात को कि फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स का तो कहना होता ही है कि हम मुझे ये एक्टर चाहिए वो, लेकिन डायरेक्टर बेचारा होता है। आई विल टेल यू, डायरेक्टर से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स, जो प्रोड्यूसर्स और जो एक्टर्स होते हैं, जो हीरोज होते हैं, उनका बहुत बड़ा से होता है कि उनकी कौन हीरोइन होने वाली है। और देयर इज द ग्रुपिज्म, दैट इज द कैंपिंग, कि अगर किसी हीरो को कोई हीरोइन, चाहे उसकी 5 फिल्में फ्लॉप हो या उसके कुछ नहीं आता हो, हिंदी तक बोलना ठीक से नहीं आता हो, और अगर उनको कास्ट करना है तो कभी नहीं बता पाएंगे कि किस बलबूते पे आप उसको कास्ट कर रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। आप खुद ही जानते हैं कितने सारे एक्टर्स जो टॉप के, जिसको कहते हैं ना A+ फिल्में कर रहे हैं, जो आपने खुद कहा, उनको तमीज की हिंदी बोलनी नहीं आती है। आप 5 लाइन बात करके बताएं, फिर आप बताएं हमें कि उनको क्यों मिलता है ये फिल्म, जबकि हम थिएटर बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आपकी हिंदी स्पष्ट में भाषा, हिंदी फिल्में करनी है ना, आप अंग्रेजी में बात करते हैं। You know, you will always talk in English and you think you're doing a Hindi film and then you don't know a single word of Hindi. Why? आपको मैं बता देती हूँ, इसकी कोई, आप क्या सनी लियोनी और कटरीना कैफ के बारे में आप इशारा कर रही हैं? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री की एक ट्रेडिशन पे इशारा कर रही हूँ। आज किसी की भी बात नहीं है, सबकी बात है। आप खुद सोच के देखिए, वैसे लोग जो शायद हिंदी फिल्में करनी है तो आपको बेसिक हिंदी तो आनी ही चाहिए ना, वो भी नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से वो एकदम परफेक्ट है इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म आने वाली है, रिलीज होने वाली है, और ये काफी दुखद है कि उनके डेथ के बाद ही ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो उस बारे में आप कुछ कहेंगी? क्या वो फिल्म आप देखेंगी? नहीं, ऑफ कोर्स ये बहुत ही दुखद बात है कि इतना टैलेंटेड, इतना अच्छा लड़का, इतना इतना, मतलब मुझे लगता है कि जितने लोग भी सुशांत को जानते होंगे वो कम से कम हफ्तों सोए नहीं होंगे सोच के कि ऐसा सच में ऐसा हो गया। तो ये बहुत ही दुख की बात है, और चूंकि सुशांत की फिल्म है, और एक ऐसा लगे, ऐसे ही जब मैं ट्रेलर देख रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बस ऐसे ही हंसते खेलते और डांस करते निकल आओ बाहर, यू नो। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीतू, आपको एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, और वो तमाम पहलू जिनसे लोग अछूते रहते हैं और रुपहले पर्दे पर लोग अपने सपने देखते हैं। बहुत सारे जो एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, हीरो हीरोइन को देख करके वो सपना देखते हैं, उनके लिए जो आपने कुछ कहा है, बताया है, जो रियलिटी है और हर किसी के लिए एक सबक है। अगर वो इस फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह की बातों से उन्हें किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। मैं एक थैंक बात यू वेरी और मच। एक और बात जरूर कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, ये ना सोचें आप कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं तो आप चले जाइए। आप बहुत स्ट्रांग है और आपके पास फाइटिंग कैपेबिलिटी है,
क्योंकि आपके जाने के बाद या नहीं जाने के बाद आपकी फैमिली बहुत सफ़र करती है और आपकी फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए, वही इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू फाइट इट एवरी सेकंड, एवरी सेकंड। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।